तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम बेसिक क्लास करेंगे, आधारभूत क्लास करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि राज्य व्यवस्था में जो ये किताबें हैं, जितनी भी किताबें हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है जो कि 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट की गई और आज भी भारत का संविधान यही है हमारा। और मुझे लगता है कि आने वाली सदियों तक ये बदलने वाला नहीं है। ठीक है, हमारे देश की ये पूरी की पूरी एक तरीके से धुरी है। तो इस बुक के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, इस बुक का जो एक तरीके से कह सकते हैं कि इस बुक में कंटेंट क्या क्या है, आज एक ही क्लास में समझाने का प्रयास करूँगा, है ना। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक मेरा प्रयास रहेगा कि आप इस बुक की विषय वस्तु को समझ पाएँ। ठीक, और निश्चित तौर पे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि इसमें जितने भी 395 आर्टिकल हैं, 395 आर्टिकल में किन किन विषयों को लेकर के डिस्कशन किया गया है। ठीक, तो चलिए फिर प्रारंभ करते हैं भारत के संविधान को डिकोड करने को लेकर के। सबसे पहले भारत के संविधान को दो भागों में बांट देंगे क्योंकि ये दस्तावेज एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, हिस्टोरिकली एक दिन में नहीं बना, एक लंबी अवधि। ठीक है, तो भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास भी हम लोग समझेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको इस संविधान के बारे में पहले बताने का प्रयास करूंगा। आने वाले 1 घंटे में इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम समझेंगे। तो सबसे पहली बात, भारत का संविधान, भारत का संविधान एक ऐतिहासिक दस्तावेज। ऐतिहासिक दस्तावेज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस संविधान के इनपुट्स जो हैं हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से ही जुड़े हुए हैं, है ना। मौलिक अधिकार यदि हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकार संविधान सभा ने हमें इसलिए दिया क्योंकि आज़ादी के एक लंबी अवधि में हमारे मौलिक अधिकारों का सम्मान नहीं किया गया, उसका रिस्पेक्ट नहीं किया गया, लगातार उनका हनन ही किया गया। तो इसलिए इस पुस्तक ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं। मौलिक कर्तव्यों की बात कहें तो जिस राष्ट्र के हम नागरिक हैं, जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं, वहाँ पर हमें कुछ न कुछ दायित्व प्रदान किए गए ताकि हम अपने अधिकारों को जिस तरीके से चाहते हैं वैसे देश भी आपसे कुछ चाहता है, आप भी अपने देश के लिए कुछ दें, लेकिन उसको बाध्यकारी नहीं बनाया गया आप लोगों के लिए। यदि हम राज्य के नीति निषेधक तत्वों की बात करें तो वहाँ पर एक विजनरी डॉक्यूमेंट बना दिया गया कि राज्य को क्या करना है अपने नागरिकों के लिए, ये बिल्कुल क्लियर रहे, स्पष्ट रहे। क्योंकि पहले जो राज्य था आज़ादी के पहले, वो राज्य सिर्फ शोषण के अलावा और कुछ नहीं जानता था, तो उसको स्पष्ट कर दिया गया इस दस्तावेज में। यानी कि इतिहास से सीखा हुआ दस्तावेज है ये। इतिहास में जितनी भी मानवता को लेकर के बर्बरता या शोषणकारी प्रवृत्ति रही है, उन सब का उन्मूलन करने का पूर्ण प्रयास इस पुस्तक में किया गया है, भारत के संविधान में किया गया है। तो ये एक जीवंत दस्तावेज है और इस पुस्तक में आपके वो सभी अधिकार बैठे हैं जो आज आप जी रहे हैं। यदि ये पुस्तक ईश्वर ना करे कभी भी, है ना, जिस तरीके से इसको गढ़ा गया, रचा गया, आज आप देख रहे हैं अपने आस पड़ोस को, देखिए आपके आस पड़ोस की स्थिति क्या है। पाकिस्तान में आज एक अराजक समाज है, वहाँ पर भी, है ना, स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है। आपके जस्ट बगल में आप देखिए तालिबान, सत्ता संभल ही नहीं रही है। क्यों? एक स्ट्रांग दस्तावेज नहीं है उनके पास। कभी कोई सत्ता आ जा रही है, कभी तालिबान आ जा रहा है, कभी वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार आ जा रही है। आपके पड़ोस में म्यांमार, सैन्य तख्तापल कभी भी हो जाता है। पाकिस्तान में कितने सैन्य तख्ता पलट हुए। पाकिस्तान से एक देश भी बन गया बांग्लादेश। आपके पड़ोस में थाईलैंड, उसकी भी हालत यही है। नेपाल अपना संविधान बनाता आप कहीं जाके बना पाया और उसमें भी अभी बहुत सारी त्रुटियां हैं। लेकिन सोचिए हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया, उन्होंने कितना गहन विश्लेषण किया होगा इस पुस्तक में, और इस पुस्तक में ऐसी कोई त्रुटि नहीं छोड़ी जो त्रुटि आज भी प्रासंगिक ना हो। समझिए, बहुत बड़ा एक डिस्कशन है, एक बहुत लंबी तपश्चर्या है जो देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक है, और ये एक आधारभूत दस्तावेज इसलिए है क्योंकि इसी से आगे के जितने भी कानून हैं, इसी से आगे के जितने भी उत्तरदायित्व हैं, इसी से आगे की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, सब इसी से जन्म लेती हैं। ठीक है, देश को चलाने से लेकर के देश के हर विषय को लेकर के। ठीक है, आज आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसी दस्तावेज से निकली हुई संस्थाएं। आज जो इस एग्जाम को लेकर के वो भी इसी दस्तावेज ने बनाया है। तो देश के प्रशासन को चलाने के लिए, देश के नागरिकों के जीवन को गरिमापूर्ण बनाने के लिए, देश के लोगों में एक आत्मसम्मान, आत्मगौरव की भावना को पैदा करने के लिए पुस्तक सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है हम सब के लिए।
है ना। आप लोग किसी भी धर्म को मानते हैं, हम लोग भारत में इतने सारे धर्म हैं और वो धर्म भी इसी पुस्तक की देन है। पाकिस्तान के संविधान में लिख दिया गया इस्लामिक राज्य। इस पुस्तक ने सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष स्टेट लिखा, है ना। तो ये पुस्तक सबसे पहली बात जन जन तक पहुंचनी चाहिए, है ना। सब तक पहुंचने का प्रयास इस पुस्तक का करना चाहिए हमें भी अपने माध्यम से, और इसको पहले हमें समझना चाहिए। तो मेरा जो आज के सेशन में प्रयास रहेगा कि मैं इस पुस्तक को डिकोड कर सकूं आपको। तो भारत के संविधान को इस पुस्तक में है क्या क्या चीज़ें, ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, एक बहुत क्रम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि इस पूरी पुस्तक में जो 395 अनुच्छेद हैं, उन 395 अनुच्छेदों में क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं। एक एक करके इसको समझते जाएंगे और यहाँ पे एक मैं ग्राफ बनाता जाऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी इसको बनाइएगा। भारत का संविधान एक विशाल दस्तावेज है। इसमें लगभग आपके 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद इतने ही हैं, कहीं पर भी आपको कुछ भी लिखा मिल जाए। लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है कि 467 हो गए, 495 हो गए, वो मूर्ख बना रहा है, ठीक है। सिर्फ 395 अनुच्छेद हैं आपके, 356वां कोई भी अनुच्छेद नहीं है, ठीक है। ये कोई अनुच्छेद नहीं है, इसलिए आर्टिकल सिर्फ 395 थे, 395 है। सिर्फ संख्या के हिसाब से काउंटिंग बढ़ती गई है, वो अलग बात है। तो इस पूरे दस्तावेज में 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। अभी 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, ठीक है। और लगभग अभी वर्तमान में 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। संशोधन यानी भारत के संविधान ने एक पावर दे दी भारत की विधायिका को, संसद को, कि आप मुझे संशोधित कर सकते हो, मेरे अंदर सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हो, जिसकी निगरानी करने के लिए एक संस्था बना दी। वो है भारत की जुडिशरी में सबसे ऊपर बैठा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो अब भारत के संविधान को समझने के लिए हमें यहाँ पर बहुत इजीली इसको समझाने का प्रयास करूँगा मैं। भारत का संविधान, बाकी सब चीज़ें देखेंगे हम लोग, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ देखेंगे। इस पूरी पुस्तक में 3 विषय ही हैं जो इस पुस्तक को सब कुछ बनाते हैं। यदि ये 3 विषय ना हो तो इस पुस्तक में, यदि ये पूरी किताब में सिर्फ 3 टॉपिक को लेकर ही डिस्कशन हुआ है, ठीक। 3 टॉपिक क्या क्या हैं? सबसे पहला है आपका राज्य के बारे में बताया गया है। यहाँ पे राज्य का मतलब मैं प्रादेशिक विभाजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राष्ट्र राज्य की बात कर रहा हूँ, नेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ, है ना। आपके राज्य को परिभाषित किया गया कि राज्य है क्या, ठीक। राज्य के बाद सरकार को बात की गई है, सरकार की बात की गई है इस पूरी पुस्तक में। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नागरिक या व्यक्ति, इंडिविजुअल। इन 3 चीज़ों की बात आपके संविधान में की गई है। इसके अलावा चौथी कोई भी बात आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगी, ठीक। मुख्य तौर पे आपके संविधान में ये 3 विषय ही हैं, चौथा कोई भी विषय आपको आपके संविधान में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसको ही मैं परिभाषित करता हुआ आपको चला जाऊंगा, इसी को आपको समझना है। इतने से ही पूरा संविधान आपको समझ में आ जाएगा। जब आप संविधान डिटेल में पढ़ेंगे तो भी आप पाएंगे कि 3 से ज़्यादा चौथी चीज़ कोई संविधान में है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं भारत के संविधान में राज्य को लेकर के क्या कहा गया है, या राज्य है क्या, दूसरा सरकार है क्या, और तीसरा व्यक्ति को लेकर के क्या क्या चीज़ें की गई हैं। देखिए, कहीं पर भी किसी भी संस्था में यदि आप राज्य ढूंढने चले जाएं तो राज्य आपको मिलेगा नहीं। यदि अभी आपको राज्य ढूंढना हो कि उत्तर प्रदेश को आप ढूंढ रहे हो, आप भारत राज्य को ढूंढ रहे हो, आपको नहीं मिलेगा। एक भौगोलिक सीमाएं जरूर है, निश्चित तौर पे एक भौगोलिक सीमा है, आप उस एंटिटी को ढूंढ सकते हैं पर्टिकुलर जहाँ पे आप बैठे हैं, ये भी भारत के अंदर ही बैठे हैं। लेकिन राज्य से आप मिलने चाहें, यानी कि एक अमूर्त संस्था है। ये कैसी संस्था है? अमूर्त, जिसको देखा नहीं जा सकता। और ये एक ऐसी संस्था है जो मूर्त है, जो दिखाई देती है। मूर्त का मतलब जिसकी मूर्ति हो, जो दिखाई दे, है ना, जो फंक्शन में हो। तो ये अमूर्त संस्था है, ये मूर्त संस्था है, ठीक। पहले तो ये समझना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी देश का राज्य कैसे राज्य में कन्वर्ट होता है, राज्य कैसे बनता है, तो राज्य के अंतर्गत
किसी भी को राज्य की सीमा को परिभाषित करने के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था में 3 तत्वों की उपस्थिति होनी जरूरी है। 3 तत्व ही मिल करके किसी राज्य को राज्य बनाते हैं और चौथा तत्व उन्हें राज्य के रूप में परिभाषित करता है। तो टोटल 4 शब्द हैं। पहला है आपका निश्चित भूभाग होना चाहिए। राज्य किसे कहेंगे? जिसके पास एक भूभाग हो, भौगोलिक सीमा हो, तभी वो राज्य कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने निश्चित शब्द जरूर लगाया है क्योंकि जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं होगा कि इतना एरिया ही इस राज्य के हिस्से में है, तब तक उसको राज्य की परिभाषा में ना रख करके हम विवादित रूप पे रखेंगे। ठीक है, तो पहले तो एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए आपका? वहां पर एक जनसंख्या का निवास होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए वीरान पड़ा रहे। बहुत सारे आइलैंड, बहुत सारे टापू पड़े हुए हैं वीरान, उनको राज्य की कैटेगरी में हम नहीं ला सकते हैं। तो वहां पे एक जनसंख्या का क्या होना चाहिए? निवास होना चाहिए। जनसंख्या निवास होना चाहिए, मानवीय जनसंख्या का निवास होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कई सारे आइलैंड ऐसे हैं जहां पर कोई रह नहीं रहा है, लेकिन वो किसी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आ सकते हैं। जैसे भारत राज्य क्षेत्र है तो बहुत सारे द्वीप हैं जहाँ पे जनसंख्या निवास नहीं करती है आपकी। बहुत सारे व्हीलर द्वीप है आपका, है ना, वहाँ पे हमने अपना अनुसंधान केंद्र बना रखा है। बाकी वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई जाता है। तो निश्चित भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या का निवास होना चाहिए, यहाँ पर एक सरकार होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? चौथा चीज संप्रभुता। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब है अपने निर्णय लेने की क्षमता। कैसे निर्णय लेने की क्षमता? आंतरिक और बाह्य तौर पे पूर्ण तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए। यदि किसी राज्य के पास निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है, ये तीनों चीज के होते हुए भी संप्रभुता नहीं है, जैसे आजादी के पहले भारत की स्थिति थी, संप्रभु नहीं थे हम, है ना, औपनिवेशिक शासन के अधीन थे, ब्रिटिश शासन के अधीन थे, तो निश्चित भूभाग, जनसंख्या निवास और सरकार होते हुए भी वो राज्य की कैटेगरी में नहीं आएगा। राज्य की कैटेगरी में तभी आएगा जब उसके पास एक सुप्रीम पावर होगी, एक संप्रभुता होगी। इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर, स्पष्ट है? हाँ, आगे भी इनको सब बहुत डिटेल से देखेंगे। प्रस्तावना में सारे शब्दों को स्पष्ट किया गया है। दूसरा आपका सरकार। सरकार एक आपकी मूर्त संस्था है जो दिखाई देती है। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं आपको सरकार है। सरकार किसी भी देश में वहाँ पे जो संवैधानिक मशीनरी है उसको चलाने का प्रयास करती है। जो वहाँ के कानून हैं, जो वहाँ का संविधान है, जो वहाँ राज्य पे अराजक माहौल ना बने। अब जैसे तालिबान है, तालिबान अब सरकार बनाएगा अफगानिस्तान में। क्यों सरकार बनाना पड़ रहा है? ऐसे ही चलाता रहे। सरकार बनाने के बाद वो वहाँ के एक जो उसका मूल दस्तावेज है, जो वहाँ पे उन्होंने अपना खुद का एक संविधान बना रखा है, अपने देश के नागरिकों को आश्वासन दिया कि इसके अंतर्गत ही शासन चलाया जाएगा। तो जब तक सरकार जब बनती है तो एक वैधानिक संस्था हो जाती है। कैसी हो जाती है? लीगल अथॉरिटी हो जाती है। सरकार एक वैधानिक संस्था होती है, वैधानिक संस्था होती है, और इस वैधानिक संस्था को शपथ लेनी होती है। अपने जो फंडामेंटल जो उसका लॉ है, संविधान है, उसके प्रति उसको शपथ लेनी होती है। स्वीकार करना होता है कि मैं इस पद में इसलिए बैठा हूं। समझ रहे हैं? जब भी कभी भी आप देखेंगे सरकार बनेगी, चाहे राष्ट्र के प्रमुख हो, चाहे सरकार के प्रमुख हो, चाहे मंत्रिमंडल हो, सबके द्वारा शपथ ली जाती है। किसकी शपथ है? भारत के संविधान को अछूत रखना, है ना, भारत के संविधान को प्रमुखता देना, सर्वोपरि रखना, उसमें निहित मूल्यों को मानने के लिए तत्पर रहना। यही तो है, और क्या है आपका संविधान? इसी चीज की तो बात करता है। तो सरकार एक वैधानिक संस्था होती है जो अपने राष्ट्र के नागरिकों को यह आश्वासन देती है कि वो उसके लिए बैठे हुए हैं। संविधान भी सरकार को उत्तरदायित्व देता है कि वो अपने नागरिकों के लिए कुछ करे। सरकार का एक उत्तरदायित्व होता है कि आपका गठन इसलिए किया जा रहा है ताकि आप अपने देश में रह रहे लोगों के लिए कुछ करें, व्यक्तियों के लिए कुछ करें। आज अफगानिस्तान से लोग क्यों भाग रहे हैं? क्या कारण है? क्योंकि उनको भरोसा नहीं है। उनको ये लग रहा है कि हमारे राइट्स खत्म कर दिए जाएंगे। 20 साल में जो उन्होंने मौलिक अधिकारों का, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उन्होंने अनुभव किया, आज महिलाओं के अधिकारों की चर्चा हो रही है वहाँ पे कि तालिबान आएगा तो आने के बाद महिलाओं की स्थिति वही हो जाएगी जो पहले थी। इस्लामिक कानून लग जाएंगे, शरीयत के कानून लग जाएंगे, है ना, शिक्षा से लेकर काम जाने तक सारे अधिकार खत्म हो जाएगा। 20 साल तक यदि आपने उसका मजा चखा है
तो आपको फिर थोड़ा ना अच्छा लगेगा। समझ रहे हैं बात को? तो कहीं ना कहीं पे जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान हमारी सरकार को, हमें, हमारे राज्य को ये आश्वासन देता है कि एक ऐसी मशीनरी का गठन किया जाएगा जो मशीनरी कभी कोलैप्स नहीं होगी, जो तुरंत समाप्त नहीं होगी। समझ रहे हैं? उत्तरदायित्व और नियंत्रण के सिद्धांत के एक मजबूत गठजोड़ में इसे बांध दिया गया है। और इतना आसान नहीं होगा। भारत जैसे लोकतांत्रिक संविधान में कई देशों के संविधान बने, लेकिन वहाँ पे जैसे फ्रांस है, फ्रांस में 5-6 संविधान बनते रहे। हमारे यहाँ पे एक ही संविधान बना और आज भी वो पूरी तरीके से चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे लूप होल्स नहीं छोड़े गए। कई देशों से सीखा गया और सीखने के बाद उसको, है ना, उसमें इम्प्लीमेंट की गई वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर जो सरकार है एक लीगल आइडेंटिटी है। अब सरकार का जो ढांचा हमारे संविधान ने दिया वो 2 स्तरों पर दिया। हमारे संविधान ने सबसे पहले तो एक केंद्रीय संस्था का निर्माण किया, जिसको हम संघ सरकार या केंद्र सरकार बोलते हैं। संघ का निर्माण किया और एक भारत को कई एंटिटियों में बांट दिया, कई प्रादेशिक सीमाओं में बांट दिया, जिसे हम राज्य कहते हैं। तो संघ में केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार बोलते हैं इसे, या संघ सरकार भी कहा जाता है। संघ सरकार या केंद्र सरकार, यहाँ पे राज्य सरकार होती है। सरकार जो है 3 भागों से मिलकर के बनी होती है। 3 अहम हिस्से होते हैं सरकार के। पहला हिस्सा होता है आपका विधायिका, दूसरा हिस्सा होता है आपका कार्यपालिका और तीसरा हिस्सा होता है आपका न्यायपालिका। वैसे ही राज्य में भी यही 3 हिस्से ही पाए जाते हैं। 3 हिस्सों से मिलकर आपकी राज्य सरकार भी बनती है, विधायिका, कार्यपालिका और तीसरी आपकी न्यायपालिका। ठीक है, ये आपके 3 हिस्से हैं संघ सरकार और राज्य सरकार के। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन 3 हिस्सों से मिलकर चलती है। ठीक, अब चलिए इसको एक एक करके आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले केंद्र सरकार पे चलते हैं। केंद्र सरकार के 3 हिस्से आपके। विधायिका, विधायिका का काम है संविधान के अंतर्गत रहते हुए कानूनों का निर्माण करना। कानूनों का निर्माण संविधान में समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, सामाजिक परिवर्तनों को देखते हुए, देश की आवश्यकताओं को देखते हुए संशोधन करना, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भी सुनिश्चित कराने का काम भी विधायिका होता है। ठीक है, संविधान संशोधन का कार्य। ठीक है, ये 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं इस विधायिका के। कानूनों का निर्माण करना, जो भी नए कानून बनने हों उनका, और देश को, संविधान की प्रक्रिया को, संविधान को हमेशा जीवंत बनाए रखना, है ना। ये 2 काम विधायिका के होते हैं। केंद्र की विधायिका का नाम संसद है। केंद्र की विधायिका का नाम संसद है। जैसे अमेरिका में विधायिका का क्या नाम है? अमेरिका में विधायिका का क्या नाम है? जैसे हमारे यहाँ पे विधायिका का नाम संसद है, वैसे अमेरिका में क्या नाम है? हाँ, विधायिका का क्या नाम है? हाँ, सही बोल रहे हैं आप, कांग्रेस, है ना। तो विधायिका का एक पर्टिकुलर नाम होता है हर देश में। अमेरिका में इसी को कांग्रेस कहा जाता है, भारत में इसे सांसद कहते हैं। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। हमारे यहाँ पे जो विधायिका है इसका नाम संसद है। अभी संसद में भी आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा चर्चा में है, या फिर आप लोग जा सकते हो, दिल्ली में रह रहे हो, नई संसद का निर्माण हो रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, और सेंट्रल विस्टा में सिर्फ संसद नहीं है, पार्लियामेंट नहीं बन रही है, उसके आसपास का जितना भी परिसर है, परिसर मतलब इंडिया गेट का परिसर हो गया, राष्ट्रपति भवन के पास का परिसर हो गया,
राजपथ का परिसर हो गया या जनपद का परिसर हो गया, इन सभी परिसरों को फिर से बनाने का काम चल रहा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो संसद है इसको 2 सदनीय बनाया गया है, द्विसदनीय बनाया गया है, 2 सदन बनाए गए हैं इसके संसद के। ठीक, अब यहाँ पे हम राज्य सरकार को भी साथ साथ देखते जाते हैं ताकि एक कंपैरेटिव स्टडी भी हो जाएगी हमारी। राज्य की विधायिका, राज्य में भी विधायिका होती है। राज्य की विधायिका का काम भी ये भी है कि ये भी कानून का निर्माण करे, है ना। इनके दायरे बना दिए गए, केंद्र के दायरे अलग हैं, राज्य के दायरे अलग हैं। तो कानून का निर्माण करना, कानून निर्माण का कार्य करना। संविधान संशोधन का काम केवल और केवल पार्लियामेंट ही करेगी, संसद करेगी, केंद्र सरकार ही करेगी, राज्य नहीं कर सकता। ठीक है, राज्य के द्वारा ये काम नहीं किया जाएगा। अथॉरिटी सुप्रीम को ही दी गई है, संप्रभु सुप्रीम को ही बनाया गया है। हमारे यहाँ पे संप्रभुता भारत के संविधान में निहित है या संसद में निहित है? हमारे यहाँ पे संविधान संप्रभु है या फिर हमारी पार्लियामेंट संप्रभु है? कौन संप्रभु है बताइए? पार्लियामेंट संप्रभु है। कोई भी कानून बना सकती है। संप्रभुता पार्लियामेंट है ब्रिटेन में, ब्रिटेन की पार्लियामेंट संप्रभु है, तभी तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान बोला जाता है। 2 प्रकार के संविधान होते हैं, लिखित संविधान, अलिखित संविधान। अलिखित संविधान ब्रिटेन का संविधान इसलिए है क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट जो भी कानून बनाती है वो संविधान का हिस्सा बन जाता है। वहाँ पे पार्लियामेंट को संप्रभु बनाया गया। हमारे यहाँ पे संविधान संप्रभु है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संप्रभु है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो निहित तत्व हैं वो संप्रभु हैं। भारत का संविधान ये अथॉरिटी देता है पार्लियामेंट को कि तुम मुझे संशोधित करो। 368 नहीं बनाया जाता तो पार्लियामेंट क्या बना देती, क्या कर लेती? अथॉरिटी कहाँ से प्राप्त हो रही है? वो संप्रभु होता है। जैसे आपको यहाँ पे आज आप बैठे हो ना यहाँ पे, तो आपको अथॉरिटी कहाँ से मिली? अपने घर से मिली है? घर वाले कहें आओ वापस, और घर में पिताजी का कोई एक तो संप्रभु होगा ना घर पे, कि ऐसा है कि घर के सारे सदस्य इधर उधर पड़े हुए हैं, एक डायरेक्शनली वर्क चल रहा है। तो हमारे यहाँ पे जो डायरेक्शन देने वाली संस्था है वो हमारा संविधान ही है। संविधान ही डायरेक्ट करेगा कि ये करना है, ये नहीं करना है। और हमारे देश में जो कुछ भी करता है वो भारत का संविधान ही करता है। तो कानून के निर्माण का कार्य भी विधायिका का है, संसद का काम है संविधान का संशोधन करना। ठीक, और संसद 2 सदनीय है जिसके एक सदन का नाम है लोकसभा, दूसरे सदन का नाम है राज्यसभा। ठीक है, अब यहां पे राज्य की विधायिका का नाम है, क्या नाम है राज्य की विधायिका का नाम? राज्य की विधायिका को क्या बोलते हैं? हाँ, राज्य की विधायिका का क्या नाम है बताएं? ऑनलाइन में हाँ, सनोज कुमार कह रहे हैं विधानमंडल। राज्य की विधायिका का नाम है विधानमंडल। समझ रहे हैं? इसमें आपको बेसिक डिफरेंस समझना होगा। इसका संसद, इसका नाम है विधानमंडल। और विधानमंडल भी द्विसदनीय है, 2 सदन होते हैं। पहला है आपका विधानसभा और दूसरा है आपका विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन होते हैं इसके। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत हो तो। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है, प्रथम सदन या निम्न सदन कहा जाता है। विधानसभा को प्रथम सदन कहा जाता है या निम्न सदन कहा जाता है। क्यों कहते हैं इसको प्रथम सदन और निम्न सदन? बताइए।
जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के कारण से इसको क्या बोलते हैं? प्रथम सदन। ठीक है। निम्न सदन क्यों बोलते हैं? निम्न सदन क्यों कहा जाता है लोकसभा को? निम्न सदन का क्या कारण है? बताएं। हाँ, शिवम कुमार कह रहे हैं कि ये भंग हो जाती है, कभी भी भंग हो सकती है। ये समझ रहे हैं? अभी बनी 5 साल की अवधि होती है लोकसभा की आमतौर पे, 5 वर्ष। इसकी 6 वर्ष होती है राज्यसभा की। कोई भी बनेगा संसद राज्यसभा में तो 6 वर्ष रहेगा, लोकसभा में रहेगा तो 5 वर्ष रहेगा। विधानसभा में भी 5 वर्ष रहेगा और विधान परिषद में 6 वर्ष रहेगा। लोकसभा सीधा जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है, इसलिए लोकसभा को क्या बोलते हैं? प्रथम सदन। विधानसभा सीधा जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रथम सदन। लोकसभा कभी भी विघटित हो सकती है, भंग हो सकती है। विधानसभा कभी भी विघटित हो सकती है, भंग हो सकती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? निम्न सदन। इसको क्या बोलते हैं? निम्न सदन। तो प्रथम सदन और निम्न सदन का क्या कॉन्सेप्ट है? क्लियर है? बहुत सिंपल है, आसान है, इसमें कुछ है नहीं। प्रथम सदन मतलब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, प्रथम सदन। और द्वितीय सदन का मतलब है, इसको राज्यसभा को द्वितीय सदन या उच्च सदन कहा जाता है। द्वितीय सदन या उच्च सदन कहा जाता है। विधान परिषद को द्वितीय सदन या उच्च सदन कहा जाता है। द्वितीय सदन या उच्च सदन कहा जाता है। क्यों कहते हैं द्वितीय? क्योंकि इसमें जनता द्वारा सीधे चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते हैं, है ना। और यहाँ पर जनता द्वारा सीधे चुने हुए नहीं प्रतिनिधियों के होने के कारण से इसको द्वितीय कहते हैं। प्रथम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। ये सब अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से राज्य विधानमंडलों से चुन के आए हुए वो व्यक्ति होते हैं। ठीक है, स्पष्ट है। उच्च सदन क्यों कहते हैं इसको? हाँ, कभी भी विघटन नहीं होता है, इसका विघटन नहीं होता है, कभी भी विघटन नहीं होता है, कभी भी विघटन नहीं होता है। इसके 2/3 सदस्यों का हर 2 वर्ष में क्या होता है? इस्तीफा, हर पद समाप्त होता रहता है और नए सदस्यों की नियुक्ति होती रहती है। 2/3 सदस्य हर वर्ष जो है इसके जाते रहते हैं और हर वर्ष आते रहते हैं, हर 2 वर्ष में आते जाते रहते हैं। तो ये कभी भंग नहीं होने वाली संस्था है, यानी हमेशा जिंदा रहती है। विधान परिषद भी हमेशा जिंदा रहती है। ठीक है, ये दोनों हमेशा जिंदा रहने वाली संस्थाएं हैं। इसमें चुना हुआ जो प्रतिनिधि होता है उसको 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए कम से कम। विधानसभा में भी चुना हुआ प्रतिनिधि 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। यदि आप 25 वर्ष की आयु का हो चुके हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आप लोकसभा का या विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। राज्यसभा में चुने गए नागरिक की आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए और विधान परिषद में भी चुने गए पर्सन की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इनकी आयु भी आपको पता होना चाहिए। तो देश की क्या है? सरकार जो है, सरकार का एक पक्ष है विधायिका। हम विधायिका भर की बात कर रहे हैं अभी। राज्य की विधायिका अलग है, केंद्र की विधायिका अलग है। राज्य की विधायिका को विधानमंडल, केंद्र की विधायिका को संसद। इसके 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। इसके 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। क्लियर कि नहीं क्लियर है? इसमें कुछ है नहीं, इजी है ना। कोई भी कानून जो बनेगा वो किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, धन विधेयक को छोड़ करके। सिर्फ और सिर्फ धन विधेयक और वित्त विधेयक श्रेणी 1 को छोड़ दें, बाकी के सभी विधेयक दोनों सदनों में बराबरी से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ठीक है, चाहे वो संविधान संशोधन विधेयक हो, साधारण विधेयक हो, वित्त विधेयक हो। धन विधेयक को छोड़, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा और यहाँ पे विधानसभा में प्रस्तुत होगा। और कोई भी कानून लोकसभा से और विधानसभा से, राज्यसभा से, दोनों से पारित होना चाहिए। किसी एक से पारित होना जरूरी नहीं है, दोनों से पारित होना से, सिर्फ धन विधेयक को छोड़ करके। धन विधेयक में पावर दे दी गई है लोकसभा को।
विधानसभा को पावर दे दी गई है यहाँ पे, समझ रहे? धन विधेयक में लोकसभा और विधानसभा को ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया है और बाकी सब में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही बात? ठीक, तो दो सदन है आपके, लोकसभा और राज्यसभा। यदि कभी ऐसी स्थिति आती है कि देश में आपातकालिक स्थिति है और इन दोनों का, क्योंकि कोई भी कानून बनाना है और इन दोनों की उपस्थिति होनी अनिवार्य है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, विधायिका में एक व्यक्ति और होता है, कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विधायिका संसद प्लस राष्ट्रपति होते हैं, इनसे मिलके बनती है ये। यहाँ की विधायिका प्लस राज्यपाल से मिलके बनते हैं, विधानमंडल प्लस राज्यपाल। यानी कि विधायिका का सदस्य राष्ट्रपति भी होता है, ठीक है, और यहाँ पे विधायिका का सदस्य राज्यपाल भी होता है, गवर्नर भी होता है, ठीक है। यानी कोई भी कानून जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित होगा, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए जाएगा और राष्ट्रपति के साइन के बाद ही वो कानून बनेगा। जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे कोई भी कानून नहीं बनता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा जो भी कानून पारित किया जाएगा, राज्यपाल साइन करेंगे तभी वो कानून का रूप लेगा, अन्यथा वो कानून का रूप नहीं बनेगा। कई बार ऐसी कंडीशन आती है देश में, क्योंकि इनका सेशन जो है वर्ष में 3 बार होता है, तो कई बार होता है कि विधानसभा भंग हो जाती है, विघटित हो जाती है, या फिर सत्र नहीं चल रहा होता है। क्योंकि राज्यसभा कभी विघटित और भंग तो नहीं हो सकती, लेकिन कई बार सत्र नहीं चल रहा होता है। तो कभी ऐसी कंडीशन आती है कि लोकसभा का सत्र ना चल रहा हो या राज्यसभा का सत्र ना चल रहा हो, देश को आकस्मिक आवश्यकता पड़ गई हो कि वो कानून चाहिए ही चाहिए, तो राष्ट्रपति चूंकि विधायिका के ही सदस्य होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति के पास स्पेशल प्रोविजन है कि आर्टिकल 123 के तहत वो क्या कर सके, अध्यादेश जारी कर सके। क्या कर सके? अध्यादेश जारी कर सके। और अध्यादेश की वही परिस्थिति होती है जो कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कानूनों की होती है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से देश को कानून बना के दे सकते हैं तत्काल परिस्थिति में, ठीक है। लेकिन उस अध्यादेश को 6 सप्ताह के अंदर अंदर, जैसे ही ये दोनों सदन बैठेंगे, 6 सप्ताह के अंदर अंदर उन्हें पारित करवाना होगा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा से उसको 6 सप्ताह के अंदर पारित ही करवाना होगा, तभी उसका अस्तित्व बचेगा, अन्यथा उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? स्पष्ट है? समझ में आ रहा है? यही परिस्थिति यहाँ पे, यदि विधानसभा और विधान परिषद में कोई सदन मान लीजिए नहीं है और ऐसे में राज्य को तत्कालिक आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे में राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल 213 के अंतर्गत अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाया जा सकता है और उस कानून का वही अस्तित्व होगा जो कि विधानसभा विधान परिषद द्वारा पारित कानूनों का होता है, और अध्यादेश को 6 सप्ताह के अंदर यहाँ से पारित करवाना होगा, अन्यथा वो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल चूंकि विधायिका के ही सदस्य होते हैं, इसलिए इनके द्वारा क्या किया जाता है, अध्यादेश की पावर का यूज किया जाता है, अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये हो गई आपकी विधायिका से जुड़ी हुई कुछ बातें जो आपको आगे डिटेल में पढ़नी है। कानून का निर्माण कैसे होता है, प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं, बिल कितने प्रकार के होते हैं, है ना, यही सब आपके संविधान में दिया गया है। विधायिका की जो पूरी पावर है, कैसे इनकी संरचना होती है, लोकसभा कैसे बनती है, राज्यसभा कैसे बनती है, सब आर्टिकल्स में चीज़ें संजोई गई हैं, ठीक है। कहाँ पे राष्ट्रपति वीटो कर सकता है, ये सब कुछ दिया गया आपका, ठीक है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है आपकी कार्यपालिका। कार्यपालिका सरकार का दूसरा अंग। 3 अंग मैंने आपको सरकार के अंतर्गत बताए थे, है ना। सरकार के अंतर्गत 3 अंग हमने देखे थे। पहला अंग था आपका सरकार के अंतर्गत, केंद्र सरकार के अंतर्गत विधायिका और राज्य सरकार के अंतर्गत विधायिका हो गई। अब बात करते हैं कार्यपालिका की, इसकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो कार्यपालिका भी 2 प्रकार की आपकी कार्यपालिका है।
एक है अस्थायी कार्यपालिका और एक स्थायी कार्यपालिका। ठीक है, केंद्र में भी 2 प्रकार की कार्यपालिका आपको देखने को मिलेगी और राज्य में भी 2 प्रकार की कार्यपालिका आपको देखने को मिलेगी। कार्यपालिका का काम क्या है? जो भी कानून विधायिका के द्वारा बनाए गए हैं उन कानूनों को लागू करवाने का काम है। अस्थायी और स्थायी, यहाँ पे भी 2 प्रकार की कार्यपालिका है, अस्थायी और स्थायी। ठीक है, अस्थायी कार्यपालिका आपकी कैसी कार्यपालिका होती है? जो कार्यपालिका एक निश्चित अवधि के बाद उन्हें पद से त्याग देना पड़ता है, पद से हटना पड़ता है। जैसे राष्ट्रपति 5 साल के बाद अपने पद से खत्म, फिर से चुन के आना पड़ेगा। आमतौर पे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं या मनोनीत प्रतिनिधि होते हैं। ये होते हैं स्थायी कार्यपालिका जो परीक्षा के माध्यम से, एग्ज़ाम के माध्यम से उस पद तक पहुंचते हैं और इनका एक लंबी अवधि होती है, 20 साल, 25 साल, 30 साल की अवधि तक ये सेवा देते हैं। ठीक है, तो ये परमानेंट होते हैं और ये टेम्परेरी होते हैं। ठीक, ऐसे ही राज्य में है चुन के आए हुए प्रतिनिधि, मनोनीत किए गए प्रतिनिधि, और यहाँ पे जो एग्ज़ाम के माध्यम से आए हुए प्रतिनिधि होते हैं, ये सारे आपके जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वो कार्यपालिका ही है। आप कल जाकर कार्यपालिका का हिस्सा बनेंगे। आपको इम्प्लीमेंटेशन बॉडी में काम करना है। लॉ मेकिंग बॉडी आपकी अलग है, वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही लॉ मेकिंग की जाएगी, ऐसा एक सिस्टम बनाया गया है। उसके पीछे भी बैक सपोर्ट किसका होता है? इनका होता है। विधायिका में बनाए जाने वाले जो भी कानून हैं, वो कानून का जो ड्राफ्ट तैयार करना है वो भी IAS IPS अधिकारी ही करते हैं, और कौन करता है ना। जो सचिवालय बनाए गए, लोकसभा का अपना सचिवालय होता है। जितनी भी मिनिस्ट्री बनाई गई उन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में बैठा कौन है? सारे IAS IPS ही तो बैठे हुए हैं। तो यानी ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी होती है, परमानेंट बॉडी। लेकिन हमारे यहाँ जो पावरफुल होती है वो अस्थायी कार्यपालिका होती है। केंद्र की अस्थायी कार्यपालिका में सबसे ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। जनता द्वारा चुने जाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं चुने जाते। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति जो आपके हैं वो विधायिका में भी हैं, कार्यपालिका में भी हैं, दोनों के बीच में सेतु का काम करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन बॉडी में सबसे ऊपर बैठे हुए हैं और वहाँ पे लेजिस्लेचर में भी सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तीसरे नंबर पे है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल यानी कि मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, ठीक है। और चौथे नंबर पे है आपके भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी, न्यायवादी। मंत्रिपरिषद में ही प्रधानमंत्री भी सम्मिलित होते हैं। इसी को कहते हैं सरकार। अभी जो मोदी सरकार की बात करते हो ये है मोदी सरकार या केंद्र सरकार या कोई भी सरकार, ये सरकार है जिसकी हम बात करते हैं। भारत की सबसे पावरफुल बॉडी यही होती है जो कार्यपालिका में कार्य करती है। ये सरकार जो होती है, ये मंत्रिपरिषद जो होती है भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी जोड़ दी गई है। लोकसभा चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इसको हटा भी सकती है। ठीक है, तो ये है हमारे देश की सबसे पावरफुल बॉडी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मंत्रिपरिषद जिसमें प्रधानमंत्री हैं और भारत का महान्यायवादी, इतने लोगों से मिलकर बनती है। महान्यायवादी मनोनीत होता है, बाकी जितने भी लोग होते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, और ये स्थायी कार्यपालिका में आपकी पूरी परमानेंट लॉबी आती है। IAS IPS या फिर जितना भी स्टाफ होता है, UPSC का चुना हुआ स्टाफ, SSC का चुना हुआ स्टाफ, कोई भी कर्मचारी, चाहे वो स्टाफ का हो चाहे वो कोई भी अफसर, ये दोनों मिल करके परमानेंट कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करें राज्य में सबसे ऊपर राज्यपाल होता है। राज्यपाल के बाद जो है वो बैठे हुए हैं आपके मंत्रिपरिषद, जिसमें मुख्यमंत्री भी सम्मिलित होता है, और इसी में है
राज्य का महाधिवक्ता, महाधिवक्ता इतने लोगों से मिलकर बनती है राज्य की कार्यपालिका। ठीक है। और स्थायी में राज्य की प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए अधिकारी जितने भी होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी अधिकारी होते हैं, और वहाँ का जो स्टाफ होता है, अधीनस्थ सेवा का जो स्टाफ होता है, वो सारा इनसे मिलके बनती है आपकी स्थायी कार्यपालिका। तो दो प्रकार की कार्यपालिका है आपकी, पहली आपकी केंद्र और दूसरी आपकी राज्य, जिसमें स्थायी और अस्थायी दोनों कार्यपालिकाएं आपको पता होनी चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा के प्रसाद पर्यंत है, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री रहते हैं, है ना। संविधान में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने भी मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के माध्यम से किया जाता है ना। तो ये सारा चीज़ें हमें डिटेल में पढ़ना है। आज मैं सिर्फ बेसिक आपको बता रहा हूँ कि आपके संविधान में यही टॉपिक है और कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है। तो हमने अपने संविधान के अंतर्गत विधायिका के बारे में देख लिया, विधायिका में क्या दिया गया है, और ये कार्यपालिका क्या है। इसका काम है केंद्र के द्वारा विधायिका की, केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को पूरे देश भर में लागू करवाना। जैसे मान लीजिए लॉकडाउन था, है ना। लॉकडाउन क्या था आपका, जो महामारी अधिनियम आपका बनाया गया है संसद के द्वारा, उस महामारी अधिनियम को ही तो आपको लागू करवाना था, और क्या था उसी के अंतर्गत ये। तो आपदा राहत को लेकर के, एक बड़ी आपदा थी, उसको लेकर के आपका एक कानून बना हुआ है। आप मास्क नहीं लगा रहे हैं तो किसका उल्लंघन कर रहे हैं, महामारी अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं। पुलिस आपको डंडे क्यों चटका रही है आपकी, क्योंकि वो उस कानून को लागू करवाना चाहती है। समझ रहे हैं, आपके ऊपर यदि उसका उल्लंघन करेंगे तो उसके तहत मुकदमा आपका दर्ज किया जाएगा। तो कहने का मतलब आपका ये है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो हम कहें यहाँ पर ये कौन है, मंजर जी, चलिए थैंक यू। तो यहाँ पर ये आपका कार्यपालिका, ठीक है, सरकार के एक दूसरे अंग के तौर पे है। तीसरा अंग है आपका न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम है देश में संविधान और कानूनों को संवैधानिक मान्यताओं के अनुरूप, संविधान में दी गए आदर्शों के अनुरूप देश के कानून बनाए जा रहे हैं या नहीं बनाए जा रहे हैं, उन्हें लागू करवाया जा रहा है या नहीं लागू करवाया जा रहा है, और देश में जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पे हो या राज्य के द्वारा हो, उनको न्याय प्रदान करना, जस्टिस प्रदान करना, और देश में संविधान को लागू कराना। ठीक है, संविधान के उल्लंघन की स्थिति पे दंड प्रदान करना। तो न्यायपालिका का देश में इंटीग्रेटेड ढांचा है, कोई ऐसा नहीं बंटवारा नहीं है, इंटीग्रेटेड ढांचा यानी त्रिस्तरीय ढांचा बना दिया गया हमारे देश में न्यायपालिका का। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा दी गई है, जो कि दिल्ली में है। अभी नई दिल्ली में केवल जो है सुप्रीम कोर्ट का जो भवन है, भारत में और कहीं नहीं है। इसकी कोई ना तो खंडपीठ है, इसको लेकर लगातार प्रस्ताव चल रहा है, लगातार क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि देश में न्याय बहुत महंगा है ना। तमिलनाडु का एक आदमी जब दिल्ली तक का सफ़र करता है तो उसके लिए जस्टिस बहुत महंगा हो जाता है। तो इसका भी डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन देश में सबसे ऊपर लेवल पे ये बैठा है। फिर जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में हाई कोर्ट बैठे हुए हैं, सभी राज्यों में हाई कोर्ट है ना, सभी राज्यों में हाई कोर्ट है, या एसोसिएट कर दिया गया है किसी राज्य को, केंद्र शासित प्रदेश को किसी हाई कोर्ट के साथ। और जिले स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय बना दिए गए हैं, जिले स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय बना दिए गए। क्लियर है, स्पष्ट है कि नहीं? हाँ, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, सबके अधिकार क्षेत्र तय कर दिए गए, किसका क्या अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट जो है, इसके कुछ प्रारंभिक अधिकारताएं बना दी गई हैं। प्रारंभिक अधिकारता मतलब कुछ कानून, कुछ केसेस ऐसे हैं जो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही प्रारंभ हो सकते हैं। जैसे दो राज्यों के झगड़े, दो राज्य आपस में झगड़ जाएं, केंद्र और राज्य आपस में झगड़ जाएं, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट झगड़ जाएं, तो जब कभी इस तरीके के झगड़े होंगे उनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है, लेकिन इनके ऊपर भी बैठा हुआ है राष्ट्रपति कई मामलों में।
राष्ट्रपति के पास न्यायिक अधिकार भी है। सुप्रीम कोर्ट के जजों का, हाई कोर्ट के जजों का नियुक्ति करने का काम राष्ट्रपति का है, हटाने का काम नहीं। हटाने का काम संसद करेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने का काम पार्लियामेंट का है, लेकिन नियुक्ति का काम राष्ट्रपति का है। यदि मृत्युदंड का कोई मामला है या फिर किसी भी प्रकार का, तो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के तहत पावर दे दी गई है कि वो यहाँ के मामलों को यहाँ भेजा जा सकता है राष्ट्रपति भवन, और आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति जो है क्षमा, परिहार, लघुकरण, निलंबन कुछ भी कर सकता है किसी भी दंड को दे करके। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश में जो न्यायपालिका है, विधायिका है, कार्यपालिका है, ये तीनों बॉडी आपस में इंटीग्रेटेड हैं, जुड़ी हुई हैं। क्योंकि कार्यपालिका का जन्म हो रहा है विधायिका के गर्भ से। जो आपकी मंत्रिपरिषद बनती है वो कौन है? जो चुने गए लोकसभा के मेंबर हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्हीं में से मेंबर। क्योंकि कोई भी मंत्री तब तक मंत्री नहीं रह सकता जब तक वो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य ना हो। 6 महीने के अतिरिक्त नहीं रह सकता वो। तो यानी कि विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी है। नियुक्त करने और हटाने को लेकर के भी आपस में जुड़ाव बना दिया गया है, और न्यायपालिका का भी इंटीग्रेशन कर दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों का या हाई कोर्ट के जजों को हटाना, उनको नियुक्त करना भी इसके अंतर्गत रख दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है। हमारे देश की शासन प्रणाली कैसी है? संसदीय शासन प्रणाली है। शासन प्रणाली है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद जो होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मंत्रिपरिषद वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, प्रति उत्तरदायी। ठीक है, या फिर इसे कहते हैं उत्तरदायित्व और नियंत्रण का सिद्धांत। उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण का सिद्धांत। अमेरिका में ये सिद्धांत नहीं है। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। वहां पे कैसा सिद्धांत है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का मतलब है वहां पे जितनी भी संस्थाएं हैं, कार्यपालिका विधायिका से पृथक है, विधायिका न्यायपालिका से पृथक है, तीनों का आपस में कोई जुड़ाव नहीं है ना। लेकिन हमारे देश में उत्तरदायित्व और नियंत्रण का सिद्धांत है। इसी को बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली। ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू का विचार है, जो कि अमेरिका के संविधान में लिया गया है, भारत के संविधान में नहीं है। वहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली में दो जो प्रमुख पद हैं आपके, पहला 2 पद होते हैं। पहला होता है देश का प्रमुख, देश का प्रमुख, और दूसरा होता है सरकार का प्रमुख। ये 2 अलग अलग व्यक्ति होते हैं। सरकार का प्रमुख, देश का प्रमुख भारत में है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, और सरकार का प्रमुख है पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली में 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं जो देश को पूरी तरीके से चलाते हैं, जिसमें से सरकार के प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां होती हैं। वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास। हमारे देश में पावरफुल कौन है? प्रधानमंत्री। आदर्शात्मक स्थिति में राष्ट्रपति को रखा जाता है। राष्ट्रपति के बारे में सिर्फ लिखा गया है कि राष्ट्रपति के पास ये पावर है, ये पावर है, ये पावर है, जबकि उनका प्रयोग करने वाला वास्तविक व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री, है ना। तो अब सिंपल और आसान भाषा में आपके देश में जो आपका संविधान रचा गया है, संविधान में जो बातें लिखी गई हैं, उन बातों में राज्य को परिभाषित किया जाएगा। कई सारे आर्टिकल आप वो पढ़ेंगे जहां पर राज्य को परिभाषित किया जाएगा। कई सारे आर्टिकल आप वो पढ़ेंगे जिनमें आपके केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को स्थापित किया जाएगा, बताया जाएगा। और कई सारे आर्टिकल ऐसे होंगे जिसमें व्यक्ति के अधिकारों की बात की जाएगी। व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, व्यक्ति के दायित्वों को बताने के लिए आपके संविधान में विषय वस्तु को स्पष्ट किया जाएगा, है ना। जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट हैं आपके, है ना, या फिर अनुच्छेद 300 से लेकर के संपत्ति का विधिक अधिकार बना दिया 300A।
से लेकर के 308 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं, या फिर आपके फंडामेंटल ड्यूटी हैं जिसमें आपको दायित्वों का पता चलेगा। मौलिक कर्तव्य हैं आपके बहुत सारे, तो मौलिक कर्तव्यों से आपके कर्तव्यों के बारे में पता चलेगा। फंडामेंटल राइट के माध्यम से आपके अधिकारों के बारे में आपको पता चलेगा। तो आपके संविधान में बहुत सारे दायित्व और अधिकार दिए गए हैं जिसमें जिम्मेदारी दी गई है सरकार की कि इन अधिकारों को, इन दायित्वों को हमेशा बनाए रखे। कैसे बनाए रखे? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके, कानून व्यवस्था को बना करके। हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है, कानून का शासन है। जो कोई भी अथॉरिटी किसी को भी कुछ भी मिली हुई है वो कानून के अंतर्गत मिलेगी, उच्छृंखल शासन नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, सैन्य तख्ता पलट भारत जैसे देश में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे देश के संविधान को इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड किया गया कि सेना कभी इतनी पावरफुल होगी नहीं। क्योंकि सेना का सुप्रीम कमांडर किसे बना दिया गया? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसके अधीन आ गया? मंत्रिपरिषद के। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के, है ना। और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ, देख रहा है, बिल्कुल आंख लगा के देख रहा है कि कोई गड़बड़ नहीं हो रही। और सुप्रीम कोर्ट, और चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट को संसद हटा देगी, यदि कल के दिन वो कुछ गड़बड़ करेगा, संसद के पास पावर है, महाभियोग के द्वारा वो उसे हटा देगी। संसद को आप लोग हटा दोगे, 5 साल बाद फिर चुनाव है, सरकार बदली, सत्ता बदली, है ना। तो यहाँ पे सुप्रीम पावर आम तौर पे देखा जाए तो देश के नागरिकों के पास है। देश के नागरिक हर साल सत्ता परिवर्तन, हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन करके अपनी संप्रभुता को व्यक्त करते हैं। तो भारत के संविधान में महज इन 3 शब्दों को ही देखने को मिलेंगे। जब आप भाग 1 पढ़ोगे तो भाग 1 में भारत का नाम बताया जाएगा, भारत का राज्य क्षेत्र बताया जाएगा। पहली अनुसूची में भारत का नाम और उसका राज्य क्षेत्र स्पष्ट किया गया है। राज्य के बारे में स्पष्टता आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद सरकार के बारे में स्पष्टता आपको लगातार मिलती चली जाएगी। भाग 2 में नागरिकता है, व्यक्ति के बारे में। व्यक्ति को कुछ नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं, उस नागरिकता के कारण से बहुत सारे अधिकार और जुड़ जाते हैं। आपको मतदान का अधिकार मिल जाता है, देश में चुनाव का लड़ने का अधिकार मिल जाता है, आपको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और जितने भी न्याय अधिकार हैं, धार्मिक अधिकार हैं, सभी अधिकार आपको नागरिकता के कारण मिलते हैं, देश का नागरिक होने के कारण। ठीक है, तो आपका भाग 2 व्यक्ति से जुड़ जाता है। भाग 3 भी आपका व्यक्ति से जुड़ जाता है, फंडामेंटल राइट। भाग 4 जो आपका है वो सरकार से जुड़ जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4A आपका मौलिक कर्तव्य आपका व्यक्ति से जुड़ जाता है। भाग 5 आपका सरकार से जुड़ जाता है, केंद्र सरकार। भाग 6 आपका राज्य सरकार से जुड़ जाता है। भाग 7 है नहीं। भाग 8 आपका केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ जाता है, वो भी आपका इसी हिस्से से जुड़ जाता है। भाग 9 आपका पंचायती राज व्यवस्था है, वो भी यहाँ से जुड़ जाता है। तो आप पूरे संविधान को जब देखोगे हर जगह पाओगे कि कोई ना कोई आर्टिकल या तो इस चीज़ की बात कर रहा है, राज्य की बात कर रहा है, या कोई आर्टिकल सरकार की बात कर रहा है, या कोई आर्टिकल व्यक्ति की बात कर रहा है। इसके अतिरिक्त कोई भी बात आपको पूरे संविधान में नहीं मिलेगी। यही आपके संविधान की आधारभूत समझ है। आपको बस इसी पैमाने पे अपने पूरे 395 अनुच्छेदों को पढ़ना है और इन्हीं 3 पैमानों को समझ करके ही अपने संविधान को समझना है। जो भी पढ़ें आप सिर्फ ये समझें कि आप अपने संविधान में इन 3 चीज़ों को कहाँ पे पिरो रहे हैं, कहाँ पर देख पा रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो ये हमारी एक आधारभूत समझ की क्लास थी। कल की क्लास से मैं आपको संविधान की ऐतिहासिक यात्रा से आपका प्रारंभ करवाऊंगा। ठीक है, पहले हम भारतीय संविधान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि भारत के संविधान की यात्रा कैसे प्रारंभ हुई। ठीक है, पूरे एक आर्टिकल, उसमें कुछ चीज़ें मैं लिखवाता भी जाऊंगा, आप लोग देखते जाइएगा। जितने भी एक्ट हुए हैं, 1600 AD का एक्ट है, 1600 AD के बाद 1726 का एक्ट है, 1773 का एक्ट है, 1781 का एक्ट है, 1784 का एक्ट है, 1786 में एक्ट आया, 1773 का एक्ट है, 1813, 1833, 1853, 1858, फिर 1861, फिर इसके बाद एक छोटा सा एक्ट आया था, शाही अधिनियम बोलते हैं, 1876 में आया था। इसके बाद 1892, फिर 1919, उसके पहले 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, फिर इसके बाद भारतीय संविधान के निर्माण में लगातार 1940, 1942, 1944, 1946 और फिर कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान निर्माण। तो कल एक क्लास में हम पूरा समअप करने का प्रयास करेंगे भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास के। ठीक है, तो आज के सेशन को हम इतना ही रखते हैं। आपका काम ये होना चाहिए कि अपनी बुक्स सारी इकट्ठी कर लेना चाहिए जितनी भी हैं, और चीज़ों को समझने का प्रयास हम लोग इसी पैमाने पे करेंगे जो हमारी आधारभूत क्लास थी। इसी को एलेब्रोट करना है, इसी को चीज़ों को देखना है।
कल से मैं डिटेल्ड आपको पढ़ाऊँगा एक एक चीज़ को। थोड़ा समय लगेगा लेकिन राज्य व्यवस्था आपकी समझ से बाहर नहीं जाएगी। मैं इतना प्रॉमिस करता हूँ कि यदि आप पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको सारी चीज़ें क्लास के बाहर से नहीं जाएंगी। ठीक है, हर चीज़ मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। तो एक प्रॉपर जो भी टाइम लगेगा देखा जाएगा, लेकिन चीज़ें बेहतर तरीके से हो जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल के सेशन पे। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो अभी आप।